दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कानपुर प्रेस क्लब से प्रेस वार्ता के दौरान विधायक इरफान सोलंकी के वकील गौरव दीक्षित ने बताया कि मेरे मुवक्किल के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है वो सभी थाना स्तर से साजिशन की गई है और फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। जितने भी मुकदमे करे हैं वो सब स्वयं आरोपी हैं, जिनके ऊपर विभिन्न थानों में रंगदारी, जान से मारने, लूट, कब्जेदारी जैसे कई गंभीर मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें अकील अहमद के ऊपर 4 मुकदमे थाना स्वरूप, थाना नगर, कर्नलगंज, थाना अनवरगंज में पंजीकृत हैं। नसीम के ऊपर थाना बजरिया में मुकदमे हैं। विमल चौधरी के ऊपर थाना चकेरी में मुकदमे पंजीकृत है। खान के वकील गौरव ने भी बताया कि 7 जुलाई को सभी लोगों ने नजीर फातमा के साथ इरफान के भाई रिजवान से 15 लाख की रंगदारी मांगी थी। उन्होंने ये भी बताया कि 7 दिसंबर को इरफान के द्वारा थाना कोतवाली में एक तहरीर में द्वारा भेजी गई थी, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि किसी आधार पर फर्जी मेरे फोटो लगाकर पुलिस द्वारा साजिश रची जा रही है। गौरव ने बताया कि इस पूरे प्रकरणों ने थाना से स्तर शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। इतिहास है, पुलिस और अपराधियों का जो नेक्सस है वो कहीं न कहीं उच्च अधिकारियों और सरकार की वजह से टूट रहा है, वरना थाने स्तर और अपराधियों का जो नेक्सस होके चल रहा है उस हिसाब से ये लोग जैसी मर्जी हो रही वैसे करवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठे मुकदमों को लिखवाकर, ताकि ऊपर कहीं ना कहीं से एक ये मैसेज दिया जा सके कि हम कुछ सही कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने मुकदमे लिखवाए, जैसे अकील अहमद वाला जो भी 4 तारीख को रिमांड हो रहा था, अब सभी लोग पूछ रहे थे, अकील अहमद के ऊपर 4 मुकदमे हैं। इसमें रंगदारी को लेकर भी एक मुकदमा है जो कि 135/98 थाना अनवरगंज में कायम है। सन 98 से जो आदमी खुद रंगदारी से मांग रहा है, अनवरगंज में इनके खिलाफ मुकदमा है, थाना स्वरूप नगर में इनके खिलाफ मुकदमा है, इनके खिलाफ थाना कर्नलगंज में मुकदमा है। और ताज्जुब की बात है, कर्नलगंज में जिस आदमी ने सन 2020 में इनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया वो हमारी समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम है भोलू, मुरसलीन भोलू, जिनका नाम रंगदारी के मुकदमे में तीसरे नंबर पे एज एक्यूज्ड डाला है। उसी के काउंटर ब्लास्ट में अकील अहमद एक रंगदारी का मुकदमा लिखवा रहे हैं। ये थाने का नेक्सस और अपराधियों का नेक्सस जो आपस में कनेक्टेड है, ये वहां से शुरू होता है। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, और साथ के साथ हमारे पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड जी को, ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी जी को, जो इस बात का ध्यान भी अब रख रहे हैं कि झूठे मुकदमे ना लिखे जाएं। सरकार सबकी है, किसी एक की नहीं है। योगी आदित्यनाथ 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं हैं, वो सबके हैं, और इसीलिए वो सबका ध्यान रख रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनसे न्याय की उम्मीद है, और उन्होंने अभी तक जो उनकी परिपाटी रही है उन्होंने जस्टिफाइड ही किया है। कभी उन्होंने किसी के खिलाफ, एक योगी जो अपने आप में एक छत्री हैं, वो समाज के रक्षक हो सकते हैं, भक्षक कभी नहीं हो सकते। तो ये मेरा उन लोगों को एक चेतावनी भी है जो लोग झूठे मुक्के हैं। उन पुलिस वालों के खिलाफ भी थाना प्रभारी को, सीपी साहब को और ज्वाइंट सीपी साहब को एफआईआर लिखने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है कि इन लोगों ने किस अधिकार के तहत, किस पुलिस मैनुअल के तहत रात में 3 बजे घर के अंदर आए, जबकि कोई कानून इस बात की परमिशन नहीं देता है कि आप 8 बजे के बाद से लेकर सुबह को उजाले तक आप घर के अंदर नहीं जाएंगे। घर में 7 साल की बच्ची है, घर में 14 साल की बच्ची है, पुलिस वाले जाके घर में बदतमीजी करें, क्या यही मानवता बची है? अच्छा, आपको लगता है कि जो बात आपने की 10 अक्टूबर की तहरीर थी, तो कहां पर किस अधिकारी के पास गए? थाना प्रभारी जज आप लोगों के पास अभी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको ये लगता है अभी आपको कॉपी मिल जाएगी। क्या कमिश्नर के पास गए थे आप लोग, या रिजवान या इरफान को गया था? इससे भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा, 154 सीआरपीसी में थाना प्रभारी के पास ही जाया जाता है, उसी के पास एफआईआर लिखने का पावर है। कमिश्नर साहब या ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास 156(3) में भी जा सकते हैं। 156(3) में भी जा सकते हैं। 156(3) में हम 154 की कंप्लायंस के बाद जाएंगे। ठीक है, तो वो अक्टूबर का है तो फिर क्यों नहीं गए? तो वो जाने का मौका नहीं मिला ना। ये तो मुकदमा 8 नवंबर का। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि आपकी नजर में मुख्यमंत्री सही है, सीपी सही है, जेसीपी सही है, सीपी सही है, तो फिर काहे गलत हो रहा है? तो गलत तो थाना ये सारे मुकदमे
थाना पुलिस के लेवल पे डिसाइड हो रहा है। मुझे तो लगता है, अगर आपको नहीं लगता है, ये आपको सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये थाना पुलिस से ही सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों ने मिलकर इतनी बड़ी साजिश को रच दिया कि 2 महीने में 8 मुकदमे सोलंकी परिवार नहीं, समटाइम्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं, समटाइम्स क्या होता है कि गुड वर्क दिखाने के लिए कि हम काफ़ी क्लोज हैं, चाहे वो उच्च अधिकारी हों या ऊपर तक जो भी मैसेज जाता हो, कि हम एंटी पार्टी अगर किसी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम अच्छे गुड वर्क में हैं। और ये हमेशा से देखा गया, ऐसा कुछ इसमें से छुपा नहीं है। कई बार चीज़ें सही साबित नहीं होती, जैसे अभी 52 एप्लीकेशन गई थी, पर उन 52 एप्लीकेशंस की अब जांच करी गई तो कहीं ना कहीं ये पाया गया कि भाई इनमें हम दोषी नहीं हो रहे हैं, तभी तो चीज़ें निकल के आई ना। अगर हाँ, जिनमें सही पाया गया उनमें केस किए गए। देखिए, जिनमें सही पाया गया, ठीक है, वो थाना प्रभारी के स्तर से पाया गया। एक भी मुकदमा सीपी साहब या ज्वाइंट सीपी साहब के आदेश से नहीं लिखा गया है, सारे मुकदमे थाना प्रभारी ने स्वयं लिखे हैं। वकील साहब, आप ये मानते हैं कि एक विधायक के ऊपर एक थाना स्तर से इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है और ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर का हाथ ही नहीं है? भाई सीआरपीसी तो कहती है कि हो सकती है, इसके आगे का वक्तव्य तो मैं नहीं बता सकता। सीआरपीसी में तो अधिकार प्राप्त है, तो कोई भी मुकदमा लिख सकता है। तो वही तो हो रहा है, वे लिख नहीं सकता है, लिखवा सकता है। तो भाई ये तो थाना प्रभारी तय करेगा ना। आपने जैसे बताया कि किसी जो वादी हैं, किसी के खिलाफ 1 मुकदमा है, किसी के खिलाफ 2 मुकदमे हैं। इरफान सोलंकी और रिजवान के खिलाफ पूर्व में कोई मुकदमा डिस्क्लोजर करूं या जो है सिर्फ उनका डिस्क्लोजर करूं? आप बताइए कि पूर्व में लिखे गए कि नहीं? जो मुकदमे बात ही नहीं हो रही है। नहीं, बात अगर होगी तो पूरी होगी, वरना नहीं होगी। अगर कोई आदमी के खिलाफ 1 मुकदमा है और वो नेक्स्ट FIR लिखाने का अधिकारी नहीं है या वो गलत ही है, तो क्या रिजवान और इरफान सोलंकी पे पूर्व से मुकदमे नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि भाई अगर न्यायालय ने किसी चीज में हमको दोष मुक्त कर दिया है तो हम उसको अपने खिलाफ मुकदमा माने, आप ये कह रहे हो, या ना माने आप ये कह रहे हो? में दोष मुक्त है, कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो ट्रायल पे हो, लंबित हो। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो मुकदमे लंबित हैं, एक मुकदमा है कि हम हैंडपंप खराब हो गया था, उस बदकिस्मती ये थी कि लोगों को वहाँ पानी नहीं मिल रहा था, पर वो समय चुनाव का था, उसका एक मुकदमा लिखा। दूसरा मुकदमा इस बात का लिखा कि जब हम विधायकी का चुनाव जीते तो 11 मार्च 2022, इसी तरीके का एक और मुकदमा है। इसके अलावा कोई भी मुकदमा पूर्व से अभी तक प्रचलित नहीं है। माननीय न्यायालय में एक भी मुकदमे का विचारण नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर इस बात का जस्टिफिकेशन तो बनता है कि जब किसी भी आपराधिक मामले का विचारण नहीं चल रहा है तो ये नए जो मुकदमे आ रहे हैं, इनका क्या लोकस स्टैंडाई होगा, इस बात को तो देखना चाहिए। इस बात को हम कहाँ ले जाएंगे? आप जो बातें कर रहे हैं कि ज्वाइंट सीपी और सीपी से इस विषय में परिवार की आपकी कोई बात नहीं, थाना प्रभारी इस तरीके का केस कर रहे हैं या साजिश रच रहे हैं? देखिए, हमारा काम ज्वाइंट सीपी या सीपी से मैसेज पहुंचाना नहीं है, हमारा काम न्यायालय के पास जाना है। और चूंकि विधायक जनप्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी एक मैसेज पहुंचाना जरूरी है। अच्छा, आपकी अपने क्लाइंट से बात हुई होगी, दिल्ली से मुंबई वाली यात्रा के बारे में कुछ बताया कि उन्होंने की है या नहीं की है? मुंबई में उनके सालों ने उनको रिसीव किया था या नहीं किया था? क्या बताया इस बारे में? इस बारे में ये न्यायालय का एक विषय है और ये विचारण के दौरान तय हो, क्योंकि अभी वो जेल में हैं। अभी वो जेल में हैं। आप उनका केस लड़ रहे हैं। नहीं, मैं तो उनका आपको अपने मौके से सब कुछ पूछने का अधिकार है कि उन्होंने किया था या नहीं किया था। जब तक पूछने का अधिकार आया तब तक उनको 400 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से जो ऑर्डर भी अपने आप में लीगल है। तो अभी तो आप सरकार की बड़ाई कर रहे हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करी, सरकार की बात नहीं करी। आप थोड़ा इस चीज को भी तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में यही तो फर्क है। कार्यपालिका विधायिका के नीचे काम करती है, इसीलिए ताकि विधायिका उसको कंट्रोल कर सके। विधायक है या नहीं है ये एक सेकंड पॉइंट है, पर मानवता के नाते आप महाराजगंज से उनको यहाँ तक लेके चले आ रहे हैं, आप उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। ट्रीटमेंट किस चीज़ का चाहिए, मतलब क्या चल रहा है? क्या देखिए, मेडिकल हिस्ट्री किस चीज़ की है? उनके स्पाइन की प्रॉब्लम है, उनको स्टोन की प्रॉब्लम है। आप जब आपको स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो आपको लू भी लगती है, ठीक है, और भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो बहुत लंबे में थोड़ी दिक्कत होती है, वो हमेशा पंप लेते हैं। और उनके किडनी में स्टोन है जो हमेशा दिक्कत देता है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। इसमें एक उनको चीज़, पानी पीना होता, बार बार वॉशरूम के लिए गाड़ी रोकनी पड़ती। उन्होंने पूरे रास्ते पानी नहीं पिया। एक जगह थाने में गाड़ी रोकी गई, वहाँ पर हमने जो है उनको मैसेज पहुँचवाया उनके जो है पुलिस सिपाही से
उनको कुछ खिला पिला दीजिए, उनको काफ़ी दिक्कत है। तो जेल प्रशासन को ये बताया था हमारा जिले में कि इस तरीके जेल प्रशासन को भी बताया था। और एक चीज़ और है, ये 2 जनवरी का डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल महाराजगंज जेल का ही है। डॉक्टर ने रिकमेंड किया CBC, KFT, LFT और SUA टेस्ट, महाराज जेल। ठीक। पर जेल प्रशासन टेस्ट सिर्फ और सिर्फ CBC का करा रहा है। अगर डॉक्टर लिख रहा है, इसीलिए कोर्ट ने कोर्ट किया कि कुछ तो मानवता रखिए। नौकरी आप भी कर रहे हैं, नौकरी हम भी कर रहे हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, पर मानव मूल्यों को भी खत्म कर देंगे क्या? तो प्रताड़ना हो रही है जेल में। प्रताड़ना हो रही है और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। जेल मैनुअल के मुताबिक मैं तो कह रहा हूँ, जेल मैनुअल मानवता के नाते, विधायक छोड़ दीजिए आप, जेल मैनुअल के नाते उनको कम से कम गद्दा, कंबल, रजाई कुछ तो दे दो, कुछ तो मुहैया करा दो जो लगे कि हाँ भाई इंसान तो हैं, कि मानव मूल्यों को ही सब खत्म कर लेंगे। अभी नया जेल मैनुअल 2022 लॉन्च हुआ। नहीं पा रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, खुद तो सही है, ऊपर के अधिकारी भी सही हैं, लेकिन सिस्टम नीचे से बर्बाद हो रहा है। देखिए सिस्टम, नहीं देखिए जेल प्रशासन अपने तरीके से चल रहा है, ठीक है, उनको हमारी बातें देखनी चाहिए, सुननी चाहिए। अब वो नहीं सुन रहे, उसके लिए हमने एक कंसर्न पोर्टल पे, कंसर्न प्लेटफॉर्म पे हमने अपनी बात रखी है। हमें उस बात का जवाब का इंतजार है। वो खराब मानते हैं, सरकार भी खराब मानती है, पर थाने की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है उसके लिए उच्च अधिकारियों को और सख्त होना पड़ेगा, मॉनिटरिंग और अच्छी करनी पड़ेगी। बाकी आप लोग जो पूछना चाहते हैं, सोलंकी जो फिलाई किए थे, पक्ष देखेगा कि वो मुकदमा सस्टेन करने लायक है या नहीं है। पर जैसे आप जो ये कह रहे हैं कि सारे मुकदमे फर्जी हैं, जी हाँ, तो जहाँ से ओरिजिनेशन, ये तो बाद में आए, जो मुकदमे आपने विमल के बताए या आपने जो नसीम एक और का मुकदमा बताया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आगजनी वाला जो नज़ीर फातिमा ने जो मुकदमा लिखवाया था, उसमें आप लोगों को अभी कोई एविडेंस दे रहा हूँ, आप उसके लिए धैर्य लड़के और अकील अहमद, नसीम आरिफ, विमल, ये लोग रिजवान सोलंकी से रंगदारी मांगते हैं। रिजवान सोलंकी अपनी जान बचाने के लिए उनको रंगदारी देते हैं, कुछ पैसा नगद देते हैं और कुछ पैसा चेक से देते हैं। कितनी रंगदारी दी गई? 15 लाख 15 लाख किसको दिए? इसको दी रंगदारी? नज़ीर फातिमा और इन सबको, हाँ, चेक से नज़ीर फातिमा को दिया गया है। किस बात? 7 जुलाई का। रंगदारी का पेमेंट किस बात का होता है? रंगदारी का ही पेमेंट होता है, कोई किस और। बात की मांगी जा रही है? ये फातिमा द्वारा रंगदारी किस बात की मांगी गई? अब दबंग तो ये लोग हैं, जिस तरीके से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, दबंग तो कोई भी हो सकता है। दबंग होने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हम क्या करें ये हम तय करेंगे कि कोई दूसरा तय कर सकता है। नहीं, रंगदारी ये किस बात की थी? नज़ीर फातिमा को जो पेड हुई और किस को हुई और किस बात के लिए हुई? रंगदारी के कारण होते हैं। नज़ीर फातिमा, अकील अहमद, नसीम आरिफ और विमल, इन लोगों ने रंगदारी मांगी। किस बात के लिए रंगदारी? अरे रंगदारी मांगने का क्या, रंगदारी उस बात के लिए मांगी थी भाई, जान से मारने की धमकी है। आपको ऐसा लगता है कि एक विधायक और उसका एक विधायक का भाई, उसको कोई जान से मारने के लिए एक महिला रंगदारी मांगेगी? तो फिर वो महिला पैसे क्यों ले रही है? आपको जस्टिफाइड लगता है कि कोई महिला बिना बात के पैसे ले सकती है? वकील साहब, कितना पैसा दिया गया है? 15 लाख रुपए कुल दिया गया, जिसमें से 3 लाख रुपए ये बैंक स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। पहले यही बैंक स्टेटमेंट दिखा के बताया गया था कि ये 8 लाख रुपए उस मकान के एवज में लिया गया था। किस मकान के एवज में? कब्जा करने के नाम पे लिया गया। एक मिनट, किस मकान के एवज में? जिस मकान को लेकर विवाद हुआ था, जहाँ आगजनी हुई थी। नहीं, जहाँ पे वो रह रही हैं उससे तो हमारा विवाद ही नहीं है। उसी विवाद के नाते तो इतने सारे विवाद। भाई देखिए, कोई क्या चिल्ला रहा मायने वो नहीं रखता। आज आप आके उस पूरे, बिल्कुल, दरकिनार कर रहे हैं। मैं सारी चीज़ों को दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। दरकिनार करना और क्लैरिफाई करने में बड़ा फर्क है भाई साहब। मैं 4/5 भाग का मालिक हूँ, 1/5 भाग में कौन रह रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। आप ये फैक्ट कह रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट आपके पास है कि 15 लाख रुपए रंगदारी दिए थे रिजवान सोलंकी ने। जी हाँ, फातिमा और 3 अन्य लोगों को। मैं इसी बात को तो कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ें उच्च अधिकारियों के यदि संज्ञान में लेकर करी जाती तो थाने स्तर से और अपराधियों का नेक्सस काम कर ही नहीं पाता। लेकिन सिर्फ थाने वालों ने अपने गुड वर्क को सरकार के, सत्ता के सामने अच्छा रखने के पर्पज में ये सारी चीज़ें करी हैं। इसमें जिस रात रेड हुई थी उस रात एक नहीं, कई थानों की। देखिए, थाना आपके उच्च अधिकारियों को मिस रिप्रेजेंटेशन नाम की चीज़ होती है। जब मुकदमा लिख दिया जाता है उसके बाद जिस तरीके का तूल पकड़ाया गया,
जिस तरीके का तूल पकड़ाया गया, उस तूल पकड़ाने के बाद तो उच्चाधिकारियों को भी कहीं ना कहीं प्रेमा फेसी लगने लगता है, चूंकि आपका मुकदमा तो पंजीकृत हो चुका है, मुकदमे की सत्यता तो न्यायालय देखेगा। लेकिन इस बीच जो हो रहा है उस घटनाक्रम में तो यही लगता नहीं जो कुछ हो रहा है वो सही है, क्योंकि उस समय आप लोगों ने भी एक पक्ष को यही रखा कि हाँ भाई एक महिला है, महिला के साथ ये गलत हुआ है। उस समय क्या किसी ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या विधायक वहाँ थे? किसी ने एक बार भी ये जानने की कोशिश करी कि जब आई विटनेस जो उसमें हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि विधायक यहाँ मौजूद थे, जबकि बहुत से पत्रकार बंधु यहाँ पे जान रहे थे कि वो रिजवी रोड के ऑफिस में बैठे हुए थे। उस समय रिजवान सोलंकी उस समय लखनऊ में थे। यदि पुलिस चाहती तो रिजवान सोलंकी का सीडीआर निकलवा के जान सकती थी कि रात के 11 बजे तक रिजवान सोलंकी तो लखनऊ में बैठे थे। किस आई विटनेस ने देख लिया? छापेमारी घर पे हुई टोल प्लाजा पर फुटेज हैं, वो नहीं देखे गए। 91 सीआरपीसी में सबको पावर है, पुलिस भी देख सकती है, कोर्ट भी देख सकती है। कौन कौन से फैक्ट सामने आएंगे ये तो अभी ट्रायल के दौरान बहुत सारी चीजें मालूम चलेंगी। जब रात में छापेमारी हुई उसका विधायक हम लोग सामने आज तक तो बात किससे करते हैं? हम लोग तो यहाँ से लखनऊ गए, राजधानी से मिला है, हम लोग बात करते हैं। जिस तरीके से घटनाक्रम चल रहा था उस तरीके से तो ये लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जिसके ऊपर 100-150 मुकदमे हैं, कोई बहुत बड़ा माफिया है। आप मुझे बताइए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि न्यायालय में जिसके खिलाफ 3 मुकदमे आचार संहिता से जुड़े पेंडिंग ट्रायल में हों, आप उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? मुझे नहीं लगता कि पूरे यूपी के हिंदुस्तान में शायद ऐसा कोई विधायक या सांसद हो जिसके ऊपर आचार संहिता से संबंधित मामले ना चल रहे हों। इसके अलावा पूर्व में जो बड़ा बोलते तूल दिया गया हैलट वाला मामला, उसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा माननीय हाईकोर्ट की तरफ से एक कमेटी के चेयरमैन बनाए गए थे रिटायर्ड जस्टिस, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी, उसके ग्राउंड पे चीज़ें क्लोज हुई। अब उन फाइंडिंग्स को भी अगर हम दरकिनार करेंगे तो हम हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, तो फिर हम भरोसा किस पे करेंगे? रिजवान सोलंकी के मुकदमों के लिए क्या कहेंगे? थाना गंगा घाट में जिसकी आप बात कर रहे हैं, भूमाफिया नहीं है। भूमाफिया शब्द थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में नहीं है, लीगल टर्म में नहीं है, वो डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट है, 3/4 डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट, कि जब हम अपनी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं उसके बगल में अगर कोई सरकारी प्रॉपर्टी है तो उसकी 2 फीट ज़मीन गहरी खुद गई, लगी वॉल, इस बात का मुकदमा है, लेखपाल की रिपोर्ट है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा हमने किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है गंगा घाट में। इसके अलावा यदि अच्छा, आपका भरोसा मुख्यमंत्री पे है, जेसीपी सीपी से परिवार तो कई बार मिल चुका जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप भले ना मिले हों, परिवार कई बार मिला, उन्होंने वीडियो वायरल किया, जनता से भी अपील की, सतीश महाना से भी अपील की, योगी जी से भी की, पचौरी जी भी आए, फिर क्यों ये सब हुआ? अब ये क्यों हुआ इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। तो कह रहे हैं कि सब पे भरोसा है, सिर्फ आपके नजर में इंस्पेक्टर गलत है। सुन लीजिए, मेरा भरोसा तो आज भी है, लेकिन ये सवाल आपको सरकार विधायिका से करना चाहिए, क्योंकि जवाब वो दे पाएंगे कि मेरा उन पे भरोसा क्यों है, मेरी बात को उन्होंने क्यों नहीं माना, या मान रहे हैं, या आउटलुक कर रहे हैं, या लुकआउट जो भी वो कर रहे हैं, ये बात आप उनसे पूछेंगे तो उसका जवाब बेहतर वो देंगे। तो अपना बता ही रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसकी गलती है? गलती है कि मतलब ये थाना स्तर से जो पुलिसिंग हो रही है उसका ये बहुत ही विध्वंसक रूप है। बिना अधिकारियों की मर्जी थाने से कैसे हो सकता है? ऐसा मुकदमा कैसे हो सकता है? थाने से जो रिप्रेजेंटेशन अधिकारियों को किया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन बड़ा मायने रखता है। जैसे आप लोगों के सबॉर्डिनेट अगर आप लोगों के सामने कोई भी बात रख देते हैं तो आप कहीं ना कहीं उस बात को आम आदमी से, बाहरी व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा तवज्जो देंगे कि नहीं हमारा सबॉर्डिनेट है, ठीक ही कह रहा होगा। ये एक ट्रस्ट होता है, लेकिन वो ट्रस्ट यहाँ पर तोड़ा गया है और ये थोड़े समय में उच्च अधिकारियों को भी एहसास हो जाएगा इस बात। रामपुर के बाद से कुछ नहीं ऐसा क्या होगा? जस्टिफाई कर रहे हैं उनको सही, उनको भागना क्यों पड़ा इतने तक? पुलिस से क्यों बचते रहे, फरार रहे? भाई मैं कह रहा हूँ जिसके घर भी 100 पुलिस वाले आ जाए, मेरे घर आ जाए, मैं खुद ही भाग जाऊंगा। तो नहीं है कि भाई 100 पुलिस वाले आप सही, बस इतना बता दीजिए। अखिलेश यादव जी भी सही हैं और हम भी सही हैं। फर्क नहीं, अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं ये बात कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक? जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या उन्होंने किसी भी भाजपा के विधायक के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए? ये अलग विषय है बच्चा। मैं अपने भाई साहब मैं अपने विषय पर वक्तव्य दूंगा, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति पर।
अच्छा, आपने जो सफाई दी है वो कुल एक मुकदमे का आपने बताया कि मैं कौन-कौन वादी हैं जिनके खिलाफ बताइए? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। एक 152/22 नसीम आरिफ जी हैं, इनके खिलाफ भी 67/16 थाना बजरिया में मुकदमा कायम है पहले से, सन 16 से ये भी अपराधी हैं। ये 147, 448 इलीगल ट्रेसपासिंग, जबरन घर में घुस के कब्जा करने का प्रयास, 448 ये डिफाइन करती है। नसीम आरिफ सन ऑफ मोहम्मद आरिफ, क्राइम नंबर 67/16 थाना बजरिया। इनके ऊपर जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना और इलीगल घर पे कब्जा करने जैसे मुकदमे दर्ज हैं। और तीसरा जो एक एफआईआर लिखाई गई 155/22 विमल चौधरी के द्वारा, इनके खिलाफ भी क्राइम नंबर 279/15 थाना चकेरी में दर्ज है। और ताज्जुब की बात है, ये हत्या के प्रयास में मुकदमा लिखा गया था। और उससे बड़ी भी एक ताज्जुब की बात यह है कि उस समय जो आईओ थे अंजन कुमार सिंह, आज वही इस समय थाना चकेरी के इंस्पेक्टर भी हैं। थाने में जितने भी अपराधी हैं, उन अपराधियों का गठजोड़ करके अगर किसी एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा लिखाया जाए तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये सही है? ये कहाँ का न्याय मिलेगा? व्यक्ति का होना और उसका एयरपोर्ट पे 5 आईडी लगती हैं, 5 आईडी से मतलब 5 गवर्नमेंट आईडी से आप किसी से भी जा सकते हैं, लगती तो एक भी नहीं है। आप कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं। किस सीसीटीवी फुटेज में है कि इरफान सोलंकी ने आधार कार्ड ही दिखाया था? पुलिस को किस प्रजम्पशन में, किस डिवाइन पावर से चीज़ मालूम हुई? जैसे महाभारत में तो भगवान श्री कृष्ण ने संजय को आंखें दी थी देखने के लिए। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब क्या स्वयं छोड़ने गए थे एयरपोर्ट? इनको कहाँ से मालूम था कि आधार कार्ड ही दिखाया होगा? आप नहीं भाई साहब, टिकट जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल करिए, फ्लाइट में ट्रैवल करिए, डोमेस्टिक ट्रैवल में आप टिकट होता है, टीटी हो या सिक्योरिटी, एक मिनट, नहीं आईडी दिखानी पड़ती है, देनी नहीं पड़ती। आपको जब टिकट बुक कराते हैं तो आपको आईडी नहीं, बिल्कुल देनी पड़ती है। आप टिकट का प्रिंट आउट लेते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल में आप टिकट का प्रिंट आउट लेते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी पे, आप सीआईएसएफ वाले सिक्योरिटी पर्सनल जो भी होते हैं, आप उनको अपनी गवर्नमेंट आईडी कार्ड दिखाते हैं और आप एंट्री पाते हैं। गवर्नमेंट आईडी का कहीं पर भी कोई प्रिंट आउट या कुछ भी जमा नहीं होता। अच्छा वकील साहब, एक चीज़ ये बताइए कि 52 रुक जाइए अभी। अब 26 नवंबर को एफआईआर लिखी जा रही है कि आधार कार्ड फर्जी है। ये डिवाइन पावर से मालूम हुआ पुलिस को। रिकवरी आधार कार्ड की कब दिखाई है? 8 या 9 दिसंबर को आई थी। इसके पहले 7 दिसंबर को जेल से इरफान सोलंकी द्वारा थाना कोतवाली को भी एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि साहब अशरफ अली जेल में आए और उन्होंने मुझे बताया है कि पुलिस वाले तुम्हारा फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। 7 दिसंबर को थाना कोतवाली में वो प्रार्थना पत्र दिया जाता है थाना कोतवाली के लिए इरफान सोलंकी के द्वारा थाना कोतवाली प्रभारी को। थाना कोतवाली प्रभारी को इसलिए दिया जाता है क्योंकि हाल पता उस समय उनका जेल का होता है, तो जो भी नियर बाई थाना होगा वहीं पर एप्लीकेशन दी जाएगी। उसकी भी कॉपी आपको मिल जाएगी। उसमें इरफान सोलंकी ने अपने हाथ से वो एप्लीकेशन लिखी है, उनके खुद के सिग्नेचर हैं, वो आप देख लीजिए। मैं स्वयं गया था। आप इन्वॉल्व हो भी हुए लेकिन पहले से कोतवाली में दी कि उच्च अधिकारियों को जो व्यवस्थाएं सपोर्ट नहीं कर रही है। अरे सुन लीजिए, देखिए जो आप बता रहे हैं कि 30-32 दिनों बाहर रहे, देखिए किसी के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाए, ठीक, उसके बाद उसको अल्टरनेट रेमेडी पाने का अधिकार है। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी, सभी लोग दाखिल करते हैं, जिसके खिलाफ भी मुकदमा झूठा लिखा जाए, जैसा भी लिखा जाए, पर वो अग्रिम जमानत दाखिल करता है। अग्रिम जमानत दाखिल करने के बाद यदि माननीय न्यायालय ने उनको बुलाया होता तो वो जाते। अग्रिम जमानत का निस्तारण 5 दिसंबर 2022 को हुआ है। उसके 3 दिन पहले उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन फेक आधार से बनाया है, ये ट्रायल के दौरान पता चलेगा कि ये तो पुलिस वालों ने बनाया है। ये भी आप बताइए कि क्या ऐसा तो नहीं कि 52 मुकदमे जो एसआईटी जांच कर सवाल सुनिए, एक नेक्स्ट सवाल कि 52 जो एक जांचें थी। सवाल भाई साहब तब दीजिए जब काउंटर सवाल का जवाब ले आप उसका लीजिए। जवाब सवाल दे आप रहे हैं अपने, मैं सारे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप धैर्य तो रखिए। जवाब सवाल आप, जवाब मेरे, जवाब आपके मुताबिक, दूसरी दोनों अलग अलग बातें। हम और सिंपल करे दे रहे हैं। फेक पे आपको अगर कोई ऑब्जेक्शन है, क्या दूसरे की आइडेंटिटी पे इरफान सोलंकी विधायक दिल्ली से मुंबई फ्लाई किए कि नहीं? ठीक, अब मैं जवाब दे रहा हूँ कि आधार कार्ड पर, मैं फेक की बात नहीं कर रहा हूँ,
फिर से कोट कर रहा हूँ, दूसरे के आधार कार्ड पर यदि यात्रा करना जहां जिस तरह का, जिस धारा का अपराध बनता हो, उस अपराध की सजा मिलनी चाहिए। ठीक, नहीं आप क्या कहा, किसी का आधार इस्तेमाल करके, ठीक, फेक नहीं बोल रहा हूं, फिर से कोट कर रहा हूं आपको, किसी का ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर भी अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी तय करेगी कि ये इसका पनिशमेंट मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या ये पुलिस को अधिकार है कि वो इस चीज को इनटेक ले सके? आप ही बताइए तो कि कब यहाँ से गए हैं। ये सवाल आपका पुलिस से हो गया, फिर मुझसे नहीं हुआ, सॉरी भाई साहब। ये इसका जवाब आप थाने वालों से पूछिए, या जो वादी मुकदमा अशोक कुमार दुबे हैं, इसका जवाब वो बेहतर आपको देंगे। उन्होंने तो एफआईआर भी कर दी जांच के बाद। तो क्या मतलब क्या माना जाए, पुलिस ने जानबूझ के कर दिया? कौन सी डिवाइन पावर थी जिससे पुलिस को ये मालूम था कि फर्जी आधार कार्ड है? 467 का मुकदमा, इतना आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिखा नहीं जाता। 400 एफआईआर लिखी जाती है 26 नवंबर को। डॉक्यूमेंट्री का तो सीसीटीवी देख रहे थे, मतलब वॉच कर रही थी कब वो जेल भेजे जाएंगे, कब 400 किलोमीटर नहीं जेल, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जेल तो भाई देखिए, आज जेल वो पहले ही भेजे जा चुके हैं। माय वर्ड, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 लाइन में आप बताइए कि उद्देश्य क्या था? देखिए, मैं एडवोकेट ऑन रोल आया हूँ, इसमें इंगेज हुआ। इंगेज होने के बाद मैंने केस के फैक्ट्स को देखा, और फैक्ट्स को देखने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप कब एंगेज हुए थे? मैं 4 तारीख से इंगेज हुआ हूँ, इसके पहले भी था। भतीजा एक चीज और क्या आपने, जिन गंभीर धाराओं मुकदमे विधायक और उनके भाई खिलाफ लिखे गए हैं, उन मुकदमों कई